जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मुगलकालीन स्थापत्य कला हमारा टॉपिक चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम भाग 3 के अंतर्गत बात करने वाले हैं मुगल वंश के बादशाह शाहजहां तथा औरंगजेब से संबंधित निर्मित इमारतों की। इससे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर तथा जहांगीर के स्थापत्य कला से संबंधित निर्मित इमारतों के बारे में हम व्यापक रूप से चर्चा कर चुके हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अध्याय है ये। स्थापत्य कला से संबंधित एक न एक प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, शाहजहां तथा औरंगजेब से संबंधित निर्मित इमारतें। पहले अपन बात करेंगे शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतों की। देखिए साथियों, स्थापत्य कला की अगर हम बात करते हैं मुगल काल के संदर्भ में, तो शाहजहां का जो शासनकाल है वो भारतीय वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तो स्थापत्य कला की दृष्टि से मुगल काल का जो स्वर्ण युग माना जाता है वो किस शासक का काल माना जाता है, तो वो माना जाता है शाहजहां का काल। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। शाहजहां को सफ़ेद संगमरमर से विशेष लगाव था, अतः इसके काल में अधिकांश जो इमारतों का निर्माण हुआ वो किससे निर्मित हुई हैं? सफ़ेद संगमरमर से। जैसे अकबर के काल में हमने पढ़ा था अधिकांश इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, वैसे ही शाहजहां के काल में अधिकांश इमारतों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से हुआ है। अब देखिए साथियों, एक इतिहासकार का कथन आता है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन का कथन है, जिस प्रकार अगस्टस ने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया वह संगमरमर का बना हुआ छोड़ गया, उसी प्रकार शाहजहां ने भी मुगल भवनों को लाल पत्थर से बना हुआ पाया तथा संगमरमर का बनाकर छोड़ गया। तो अगस्टस और शाहजहां दोनों को एक समरूप बताया है पर्सी ब्राउन ने कि अगस्टस जब शासक बना था तो रोम को इसने ईंटों से बना हुआ पाया था और बाद में संगमरमर का बनाकर छोड़ गया। इसी तरह से शाहजहां जब शासक बना था तो अधिकांश मुगल भवन जो थे वो लाल पत्थर से बने हुए थे और इसने अपने शासनकाल के अंत तक सभी को लगभग संगमरमर से बनवा दिया। तो पर्सी ब्राउन का ये कथन आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। एक और कथन दिया था पर्सी ब्राउन ने, यह भी आपको ध्यान में रखना है, मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल था। तो मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्मकाल कहकर किसने संबोधित किया है? तो ये किया है पर्सी ब्राउन ने। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है आगरा स्थित ताजमहल। और ताजमहल से संबंधित संपूर्ण बातें पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी बिंदु आप अच्छी तरह सुनिए और यथासंभव इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, की याद में उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिनी तट पर यह मकबरा बनवाया था। तो आपको ध्यान में रखना है, मुगल शासक शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो अपनी बेगम मुमताज महल, या वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम की स्मृति में। और कहाँ पे बनवाया? आगरा में है, यमुना नदी के दाहिने तट पर। मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई? तो साथियों ये प्रश्न कई बार आता है। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। शाहजहां का मकबरा ताजमहल में ही स्थित है। ताजमहल मुगल शासन का सबसे प्रसिद्ध स्मारक माना जाता है। ताजमहल के निर्माण में कौन कौन सी वास्तुकलाओं का सम्मिश्रण पाया जाता है? तो देखिए, ताजमहल के निर्माण में फारसी, तुर्की, भारतीय तथा इस्लामिक वास्तुकला का सम्मिश्रण देखने को मिलता है।
अब प्रश्न आता है ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा, कितना व्यय हुआ। तो ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगे थे साथियों। 1631 से 1653 ईस्वी तक इसका निर्माण चला था और जो कुल लागत लगी थी वो लगी थी 9 करोड़ रुपए। अगला है ताजमहल की रूपरेखा या डिजाइन किसने तैयार की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और ये जो उस्ताद अहमद लाहौरी थे ये ताजमहल के प्रमुख डिजाइनकर्ता थे। इसके अलावा शाहजहां के प्रधान कारीगर भी थे। अब देखिए उस्ताद अहमद लाहौरी को उपाधि प्राप्त थी नादिर उल असरार की। कई बार परीक्षाओं में आता है ये प्रश्न, नादिर उल असरार की उपाधि से सम्मानित रहे हैं। तो नादिर उल असरार की उपाधि से सम्मानित कौन रहे हैं? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न आता है कि ताजमहल का वास्तुकार या फिर पूछ ले शिल्पकार या नक्शाकार कौन था। तो ज्यादातर तो ये वास्तुकार शब्द ही आता है, तो आपको ध्यान में रखना है ताजमहल का जो वास्तुकार था वो था उस्ताद ईसा खां। ये भारतीय थे। अब देखिए साथियों अलग अलग पॉइंट्स मैंने आपके बीच में कवर किए हैं क्योंकि कई विद्यार्थियों के थोड़ा सा संशय होता है इस मामले में कि कहीं वास्तुकार आ जाता है, कहीं प्रधान मिस्त्री आ जाता है, कहीं निर्माणकर्ता आता है। हम आखिर उत्तर करें क्या? तो देखिए अगर मुख्य वास्तुकार अगर आपसे पूछा जाए, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तर आ जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। प्रमुख प्रधान मिस्त्री यदि आपसे पूछा जाए तो उत्तर आ जाएगा उस्ताद ईसा खां। निर्माणकर्ता जेरेनियो वरेनियो ये थे ताजमहल के निर्माणकर्ता। और ताजमहल के गुंबद का जो निर्माणकर्ता था वो था इस्माइल खां आफरीदी, ये था तुर्की। अगला ताजमहल का मकबरा हुमायूं के मकबरे से प्रेरित था। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि हुमायूं का जो मकबरा है वो ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। शाहजहां ने हुमायूं के मकबरे को देखकर ही इसे बनाने की प्रेरणा प्राप्त की थी। ताजमहल के निर्माण हेतु सफेद जो संगमरमर है, सफेद संगमरमर से निर्मित है ताजमहल, आप सभी जानते हैं। तो ये सफेद संगमरमर शाहजहां ने कहां से मंगवाया था? ये मंगवाया था मकराना नागौर राजस्थान से। ताजमहल कंदाकार गुंबद का उत्कृष्ट नमूना है। तो किस तरह का गुंबद देखने को मिलता है? कंदाकार गुंबद। ताजमहल के मकबरे की मीनारों में ईंट शैली का प्रयोग हुआ है। तो मीनारें जो हैं उसमें ईंट शैली का प्रयोग हुआ है और मीनारों की जो ऊंचाई है वो है 41.6 मीटर। अगला है आकार। ताजमहल 580 गुणा 305 मीटर के आयताकार भूखंड पर बना हुआ है। तो किस तरह के भूखंड पर बना हुआ है? तो आयताकार भूखंड पर बना हुआ है। यह 187 फुट चौड़ा और 234 फुट लंबा है। तो देख लीजिए साथियों 234 फुट ये लंबा है और 187 फुट चौड़ा है। और किस तरह के भूखंड पर है? आयताकार भूखंड। ताजमहल के पत्थर पर इबारतें लिखी। तो ये प्रश्न भी आता है कि ताजमहल के पत्थर पर इबारतें किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई हैं कवि गयासुद्दीन के द्वारा। अब देखिए इतिहासकार हेवेल ने ताजमहल के बारे में एक वक्तव्य दिया है। तो हेवेल ने क्या वक्तव्य दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा ताजमहल है। तो हेवेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। इसके अलावा हेवेल का एक कथन और भी इंपॉर्टेंट है। यह एक ऐसा आदर्श विचार है जो स्थापत्य कला से नहीं बल्कि मूर्ति कला से संबंधित है। यह भी कई बार परीक्षाओं में आपने देखा होगा, पूछा जाता है कथन। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे आगरा के किले के भवन। आगरा के किले में अकबर द्वारा निर्मित लाल पत्थर की इमारतें तोड़वाकर शाहजहां ने सफेद संगमरमर की बनवाई। शाहजहां द्वारा आगरा के किले में बनाई गई इमारतें निम्न हैं। कौन कौन सी इमारतें हैं आगरा के किले में? सबसे पहले है दीवाने आम। 1628 में निर्मित हुआ था दीवाने आम और यह शाहजहां के काल में निर्मित पहली सफेद संगमरमर की इमारत थी। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों, शाहजहां के शासनकाल में निर्मित पहली सफेद संगमरमर की इमारत कौन सी थी? तो सबसे पहली सफेद संगमरमर की इमारत थी दीवाने आम। आप ताजमहल नहीं करेंगे। ताजमहल का निर्माण 1631 में चालू हुआ था, ये 1638 में निर्मित हो गया था। और दीवाने आम जो था इसमें शाही दरबार लगता था और इसी दीवाने आम में तख्ते ताउश या
मयूर सिंहासन रखा जाता था। तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन जो था वो इस दीवाने आम में ही रखा जाता था। अगला है दीवाने खास, 1637 में निर्मित। इसमें जो होती थी गुप्त मंत्रणा। गुप्त मंत्रणाएं जो होती थी वो होती थी दीवाने खास में। अगला है मोती मस्जिद। तो प्रश्न सीधा से ये भी आ जाता है कि शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? तो आगरा में करवाया। 1654 में निर्मित हुई थी। संगमरमर से निर्मित यह इमारत आगरा के किले में निर्मित सभी इमारतों में सुंदर है। तो आगरा के किले में निर्मित सभी इमारतों में सबसे सुंदर जो है वो क्या है? मोती मस्जिद है। अगला है मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज को जो है वो शाह बुर्ज भी कहा जाता था। अब देखिए एक प्रश्न आता है साथियों कि शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? तो आपको पता है जीवन का अंतिम समय इनका कारागाह में बीता था। औरंगजेब जो इनके पुत्र थे और जो अन्य पुत्र थे दारा शिको, शुजा मुराद में गृह युद्ध चल गया था, उत्तराधिकार युद्ध, शासन व्यवस्था संभालने के लिए। इसी क्रम में जो है वो शाहजहां को जो है औरंगजेब के द्वारा कारागाह में डाल दिया गया था। और शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन जो है वो इसी मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज से ताजमहल को निहारते हुए व्यतीत किए थे। अगला है खास महल या जिसका दूसरा नाम आता है झरोखा दर्शन। खास महल तथा मुसम्मन बुर्ज के मध्य संगमरमर का बना झरोखा दर्शन स्थित है। तो खास महल और मुसम्मन बुर्ज के मध्य था ये संगमरमर का बना हुआ झरोखा दर्शन, और यहीं से शाहजहां रोजाना सूर्योदय के बाद जनता को कुछ समय के लिए अपने दर्शन देते थे। इसके अलावा जो है साथियों आगरा के किले में शाहजहां ने और कौन सी इमारतें बनवाई? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो परीक्षाओं में आ जाता है अंगूरी बाग, शीश महल, मच्छी भवन और नगीना मस्जिद। प्रश्न आ जाता है कौन सी इमारत आगरा के किले में शाहजहां द्वारा निर्मित है या नहीं है। उस दृष्टि से आपको ये नाम आपको याद रखने हैं। और एक थी आगरा की जामा मस्जिद। आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बड़ी पुत्री थी जहां आरा, इसके द्वारा करवाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने इसका निर्माण नहीं करवाया था, शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा ने इसका निर्माण करवाया था। और आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद जहां नामा भी कहा जाता है। अब शाहजहां के द्वारा निर्मित दिल्ली की इमारतें, आगरा की इमारतें हमने पढ़ ली हैं सारी की सारी। अब हम दिल्ली में निर्मित इमारतें पढ़ेंगे जो शाहजहां ने निर्माण करवाई। 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में यमुना के किनारे अपनी नई राजधानी का निर्माण किया। तो ये वर्ष पूछा जाता है 1638 और इसका नाम शाहजहानाबाद रखा गया। शाहजहां ने नई राजधानी में एक किला बनवाया जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला कहलाया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस शिल्पकार की देखरेख में हुआ? तो आप उत्तर बताएंगे हमीद अहमद। अब देखिए हम बात करेंगे दिल्ली के लाल किले की प्रमुख इमारतों की। तो दिल्ली के लाल किले की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है साथियों दीवाने आम। यहां विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था। यह आपको ध्यान में रखना है, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस जो है वो दीवाने आम में रखा जाता था। और शाहजहां ने तख्ते ताउस किसकी देखरेख में बनवाया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेबादल खां। बेबादल खां की देखरेख में शाहजहां ने इस तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था जो कहां रखा जाता था? दीवाने आम में। इसी तख्ते ताउस पर बैठकर शाहजहां जो है न्याय करता था। दीवाने आम की जो छत थी वो चांदी से निर्मित है। दीवाने आम स्थित रंग महल की जाली में न्याय की तराजू में यूरोपीय प्रभाव दिखता है। दीवाने आम के कुछ चित्रों के विषयों फ्लोरेंस नाइटिंगेल से संबंधित हैं। अब देखिए थोड़ी सी हम बात करते हैं तख्ते ताउस जिसका दूसरा नाम है मयूर सिंहासन के बारे में। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। मीर जुमला ने गोलकुंडा कर्नाटक से निकाले गए कोहिनूर हीरे को शाहजहां को भेंट किया। तो शाहजहां को किसके द्वारा भेंट किया गया था? तो यह किया गया था मीर जुमला के द्वारा, जिसे शाहजहां ने अपने तख्ते ताउस में लगाया। तख्ते ताउस जो है वो सिंहासन था जिस पर शाहजहां बैठता था।
सिंहासन को नाचते हुए मोर की आकृति में बनाया गया था, इसलिए इस तख्ते ताउस को कहा जाता है मयूर सिंहासन। और अरबी भाषा में मोर को साथियों कहा जाता है ताउस, तभी कहा गया है तख्ते ताउस। अरबी भाषा में मोर को क्या कहा जाता है? ताउस कहा जाता है, अतः इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। अब देखिए मयूर सिंहासन का आकार जो है वह हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप एक अंदाजे के रूप में ध्यान में जरूर रखिएगा। मयूर सिंहासन का आकार 3.5 गज लंबा था, ये 2 गज चौड़ा था और 5 गज ऊंचा था। और इसको बनने में 7 वर्ष लगे थे। 1638 में ये पूर्ण रूप से निर्मित हुआ था। निर्माणकर्ता कौन थे आपको पता है? बेबादल खां थे। और ट्रेवेनियर जो हैं उन्होंने तख्ते ताउस के विशेषज्ञ रूप में जाना जाता है। देखिए यहां पर यह बात आपको ध्यान में रखनी है, तख्ते ताउस के विशेषज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है? तो तख्ते ताउस के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है इतिहासकार ट्रेवेनियर को। अब देखिए बात करते हैं हम नादिर शाह की। तो नादिर शाह जो हैं उनको कहा जाता है ईरान का नेपोलियन। इन्होंने दिल्ली आक्रमण किया था 1739 में, ये इंपॉर्टेंट वर्ष है। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो 1739 में हुआ था। इसी आक्रमण के दौरान कोहिनूर हीरा व तख्ते ताउस नादिर शाह अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। तो नादिर शाह जो है वो इस तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरे को अपने साथ कहाँ ले गया? अफगानिस्तान ले गया। और वर्तमान में ये जो सिंहासन है ये तेहरान के गोले स्टोन पैलेस में रखा हुआ है। अगला है दीवाने खास। दिल्ली के लाल किले में स्थित शाही महल है जिसे दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। और इसकी छत भी जो है वो दीवाने आम की तरह चांदी की बनी हुई है। दीवाने खास पर सोने व बहुमूल्य पत्थरों से सजावट की गई है। अब दीवाने खास की जो दीवार है, इस दीवार पर अमीर खुसरो का एक लेख खुदा हुआ है जिसका अर्थ है अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। ये जो कथन है किसके द्वारा दिया गया है? अमीर खुसरो के द्वारा। और किस इमारत के संदर्भ में इन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है? तो वो है दीवाने खास। दीवाने खास से शाहजहां के काल में गोपनीय आदेश जारी होते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दिल्ली के लाल किले में इमारत है रंग महल, ये मुगल सम्राट का हरम था। दिल्ली की जामा मस्जिद। अब देखिए प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और दिल्ली की जामा मस्जिद की प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता ध्यान में रखिए, इसका विशाल द्वार, ऊंची मीनारें तथा गुंबद है। द्वार इसका विशाल है, मीनारें ऊंची हैं और इसका विशाल गुंबद। तो विशाल द्वार, ऊंची मीनारें तथा गुंबद जो है वो दिल्ली की जामा मस्जिद की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगला है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण। अब देखिए साथियों, ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है, ये प्रश्न इतने आसान नहीं है, एकदम तथ्य हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था, लेकिन मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। याद रखिए अच्छी तरह। और ये पूर्ण संगमरमर से निर्मित मस्जिद है। लाल किला दिल्ली में स्थित अन्य इमारतें आप ध्यान में रखिए, मोती महल, हीरा महल और नौबत खाना। ये आपको इनके बारे में कोई विस्तृत जानकारी आपको नहीं इकट्ठी करनी है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, मोती महल, हीरा महल और नौबत खाना। तो ये भी दिल्ली के लाल किले में स्थित इमारतें हैं। अब देखिए शाहजहां ने लाहौर के किले में कौन कौन सी इमारतें बनवाई, तो इनके आप नाम ध्यान में रख लीजिए, दीवाने आम, शाह बुर्ज, शीश महल, नौलखा महल और ख्वाबगाह। ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। नौलखा महल और ख्वाबगाह ये इमारतें किस किले में हैं? तो ये शाहजहां ने लाहौर के किले में निर्मित इमारतें बनवाई थीं। इसके बाद में साथियों हम बात करेंगे औरंगजेब के द्वारा निर्मित इमारतें। औरंगजेब के काल में मुगल स्थापत्य कला पतन की ओर अग्रसर हो गई। इसके काल में कुछ ही इमारतें बनी। तो जैसे शाहजहां के काल को हमने स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा था, वैसे ही औरंगजेब के शासनकाल में ये स्थापत्य कला जो है वो पतन की ओर अग्रसर हो गई थी। दिल्ली के लाल किले में पूर्ण संगमरमर से मोती मस्जिद जो बनवाई थी वो औरंगजेब ने बनवाई थी, ये हम अभी पढ़ ही चुके हैं।
कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। अगला, लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो बादशाही मस्जिद लाहौर का निर्माण भी औरंगजेब ने करवाया था। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट औरंगजेब के संदर्भ में स्थापत्य कला का प्रश्न आता है, तो वो आता है दक्षिण का ताजमहल, या जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, या जिसका नाम है बीबी का मकबरा। तो प्रश्न आता है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगजेब ने अपनी ईरानी बेगम रसपान बेगम, या जिनका नाम आता है ज़्यादातर परीक्षाओं में ऑप्शंस में रबिया दुर्रानी, की स्मृति में एक मकबरा बनवाया जो बीबी का मकबरा कहलाता है। यह ताजमहल की घटिया या फूहड़ नकल पर बना हुआ है। तो ताजमहल की नकल पर यह निर्मित किया गया है और दक्षिण भारत में है, अतः इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। तो औरंगजेब का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो ये है दौलताबाद के निकट खुलताबाद स्थान पर। तो दौलताबाद के निकट खुलताबाद में है औरंगजेब का मकबरा, और इनकी बेगम रबिया दुर्रानी का जो मकबरा है, बीबी का मकबरा, ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब देखिए साथियों, हम मुगल वंश के प्रमुख शासकों के द्वारा स्थापित करवाए गए उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे और ये किस स्थान पर स्थापित करवाए गए थे। सबसे पहले जैसे बाबर की बात चलती है तो प्रश्न आता है इन बागों के संदर्भ में। बाबर ने काबुली बाग का निर्माण करवाया था मस्जिद में। इसके अलावा आराम बाग और जहरा बाग का निर्माण करवाया था आगरा में। तो काबुली बाग मस्जिद आपको ध्यान में होगी, काबुली बाग के नाम से मस्जिद भी स्थापित करवाई थी बाबर ने पानीपत में, हरियाणा में। इसके अलावा अकबर ने नसीम बाग का निर्माण करवाया था कश्मीर में, डल झील के समीप। जहांगीर ने अचबन बाग, बेरी नाग और रॉयल बाग का निर्माण करवाया था। अचबन और बेरी नाग जो है ये बाग स्थापित करवाए थे जहांगीर ने कश्मीर में, और रॉयल बाग स्थापित करवाया था उदयपुर में। इसके अलावा शाहजहां ने ताल कटोरा और निशांत बाग ये दोनों स्थापित करवाए थे कश्मीर में। इसके अलावा शाहजहां ने मुगल गार्डन दिल्ली में स्थापित करवाया, शालीमार बाग लाहौर में, पिंजौर बाग जो है वो पंजाब में स्थापित करवाया। अब बात औरंगजेब की कर लेते हैं। तो औरंगजेब ने लाहौर में नाबूरजी और नवन कला नामक बाग स्थापित करवाए थे, और नवन कला जो बाग है इसका निर्माण जो है औरंगजेब की पुत्री जेबू निसा के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए कुछ कंफ्यूजन वाले प्रश्न जो आते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। कई बार हम बोलते हैं कि शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया, कई जगह हम पढ़ते हैं शाहजहां ने करवाया। ऐसा सही है, शालीमार बाग जो कश्मीर में है उसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने। शालीमार बाग लाहौर का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। निशांत बाग कश्मीर का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। चश्माए शाही बाग का निर्माण यदि आपसे पूछा जाए तो इसके निर्माणकर्ता थे शाहजहां। और पिंजौर का बाग ये किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था? ये करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो पिंजौर बाग जो है वो शाहजहां के द्वारा भी स्थापित करवाया गया था पंजाब में, और पिंजौर का बाग जो है वो औरंगजेब के द्वारा भी स्थापित करवाया गया था। तो साथियों ये है मुगलकालीन स्थापत्य कला जो 3 भागों में मैं आपके बीच प्रस्तुत कर चुका हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक साथियों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को सुबह 9 बजे जो वीडियो मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।